जी डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 271, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया। जी मैं आपको म्यूट करने जा रहा हूं। तमाम स्टूडेंट्स जो है तवज्जो से सुने और पेजेस जो है वो निकाल लें। जी हेडिंग है एड्रेस बाय यांग डी पर्टुआन एगोंग। 60 नंबर हेडिंग है, पेज नंबर 271, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं इसको पढ़ रहा हूं। The Yang di Pertuan Agong may address either House of Parliament or both houses jointly. जी यांग डी पर्टुआन जो किंग है मलेशिया का, वो आ, किसी भी हाउस से खिताब कर सकता है जब चाहे उसका दिल करे। वो जॉइंटली भी कर सकता है, अलग अलग भी खिताब कर सकता है, एड्रेस कर सकता है जब चाहे वो बोथ हाउसेस को। किंग इस हेडिंग में ये था। नेक्स्ट में जी स्पेशल प्रोविजंस एज टू बी कैबिनेट एंड अटॉर्नी जनरल। 61. In addition to his rights as a member of one of the House of Parliament, every member of the cabinet shall have the right to take part in proceeding of the other houses. जी हम राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी जो मेंबर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी प्रोसीडिंग में। कोई भी कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, स्पेशली किसी कानून साजी के हवाले से या व्हाटएवर कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एवरी मेंबर उसके पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। Second, either House of Parliament may appoint as a member of any of its committee the Attorney General or any member of the Cabinet, notwithstanding that he is not a member of that House. कहता या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में से या किसी भी हाउस में से जो है वो मेंबर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज ए, आप कह लें अटॉर्नी जनरल कह लें या किसी भी कैबिनेट का मेंबर कह लें। इसके बावजूद कि वो इस हाउस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसी भी दूसरे हाउस का मेंबर बन सकता है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट, बेटा बुक्स नहीं है तो फिर अब मेरा क्या कसूर है? बुक नहीं है आपके पास, होनी चाहिए ना बुक्स। 2 महीने से पढ़ रहे हैं, आपके पास बुक नहीं है। अब पेज मैं इस तरह नहीं कर सकता, मेरे पास वो है नहीं अभी। मैं इसको लिंक शेयर करूंगा, आपको पेज शेयर करूँ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दिस आर्टिकल डज नॉट ऑथराइज एनी पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ हाउस टू वोट इन दैट हाउस और एनी ऑफ इट्स कमिटी। जी वो कह रहे हैं कि हाँ प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकता है और मेंबर भी बन सकता है, लेकिन उसके पास अगर वो इस हाउस का मेंबर नहीं है, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो वोट काट सके, वोट कास्ट कर सके। लाइक वोट के अलावा जो है वो उसके पास इख्तियारात है कि वो प्रोसीडिंग के अंदर हिस्सा ले सकता है। ठीक है, कर दिए सेंड हुसनैन ने, आप ग्रुप में देख लें अपना अंजुम। In this article, member of cabinet includes a deputy minister and a parliament secretary. इसमें जो कहता है cabinet includes a deputy minister और parliamentarian secretary ये भी शामिल है इसके अंदर, secretary जो है। ठीक है, यानी कि कोई बंदा जो उसका मेंबर नहीं हाउस ऑफ का वो वोट नहीं कर सकता। अदरवाइज वो आपकी जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से वो डिस्कशन कर सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है, सुन सकता है, बैठ सकता है। अब ये पार्लियामेंटेरी प्रोसीजर क्या है? Subject to the provision of this constitution, पेज नंबर 272 है। Subject to the provisions of this constitution, यार ये एक सेकंड जी। Subject to provision of this constitution and federal law, each house of parliament shall regulate its own procedure। जी कहता है कि अकॉर्डिंग टू जो कानून की फरामी जो दफात है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके मुताबिक जो फेडरल लॉ है, ईच हाउस पार्लियामेंट का सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास उनके पास उनका एक अपना, हर किसी का अपना अपना प्रोसीजर है जो कि रेगुलेट करता है। ईच हाउस, नंबर 2 पॉइंट है, ईच हाउस में एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी वैकेंसी इन इट्स मेंबरशिप एंड द प्रेजेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एनी पर्सन नॉट एंटाइटल्ड देयर टू शैल नॉट इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग। जी वो कहते हैं कि इसके बावजूद कि एनी वैकेंसी कोई भी इन मेंबरशिप की वैकेंसी कोई एडमिट होती है,
वैकेंसी जो है वो खाली होती है, या वो कहता है कोई भी ऐसा बंदा जो जिसके पास ये हक नहीं है, वो उसके पास ये हक नहीं है कि वो वोट कास्ट कर सके, वो किसी भी प्रोसीडिंग को जो है वो इनवैलिड नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी जो प्रोसीडिंग है उसको वो आप कह लें कि रोक नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता, उसको रुकवा नहीं सकता, उसके पास इख्तियारात नहीं होगा। Subject to clause 4, 1 article of 89, clause 3 of article 159 and to section 10 and 11 of the 13th schedule, each house shall, if not unanimous, take its decision by a simple majority of member voting, and that person presiding shall, unless he is a member of a house by virtue only of paragraph clause 1A of Article 57, cast his vote whenever necessary to avoid an equality of votes, but shall not vote in any other case. अच्छा जी, अब ये बात अभी हम क्या कर रहे थे कि वोट कास्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी जो डिसीजन है वो यूनानिमसली मुश्तरका तौर पे, मुतफिका तौर पे अगर उसका डिसीजन मेकिंग ना हो रही हो, उसके ऊपर फैसला ना हो रहा हो, ऐसा सिचुएशन हो कि यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल वोट बराबर हो जाते हैं, फैसला हक में और खिलाफ इक्वल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास राइट है जो हाउस को जो प्रिसाइड कर रहा होगा उसके पास, चाहे वो आपको नजर आता है कि वो किसी बाय विर्चू लिखा हुआ, बाय विर्चू होता है लाइक किसी भी इखलाकी इम्तियाजी की वजह से उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो प्रिसाइड कर रहा होता है हाउस को, तो कहता है उसके पास इख्तियारात है कि वो अपना इक्वालिटी ऑफ वोट की वजह से वो अपना वोट कास्ट करके फेवर में या अगेंस्ट में फैसला कर दे कि किसको फेवर में देना है, किसके अगेंस्ट में रखना है, ठीक है, वो इस बात का फैसला कर सकता है। हालांकि हम लोगों ने हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो वोट का कास्ट कर सके, हाँ प्रोसीडिंग के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन वोट कास्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे यूनानिमसली डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आप जो है ये 10-10 20-20 वट एवर जो भी एक सिचुएशन है आपकी इक्वालिटी आ जाती है हक में और मुखालिफ में, तो वहां पे जो है वो वोट कास्ट करके उसको फेवर में या डिसफेवर में करके डिसीजन मेकिंग कर सकता है। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो वोट कास्ट कर सके किसी भी लिहाज से। फोर्थ पॉइंट, in regulating its procedure, each house may provide as respects any decision relating to its proceeding that it shall not be made except by specified majority or by a specified number of votes. जी, अब वो कह रहा है कि जो भी प्रोसीजर हुआ जो भी मामलात होते हैं आपकी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी हाउस के अंदर, तो कहता है जो डिसीजन मेकिंग होगी, जो प्रोसीडिंग के हवाले से, कार्रवाई के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग होगी, उसको तमाम लोग जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और वो हाँ बशर्ते के वो जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी आप कह लें कि वोट्स के साथ हुआ, उसके ऊपर मुतफिका तौर पे ज्यादा जो लोग हैं वो उसके ऊपर एग्री हो। बात समझ आ गई? क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसीडिंग होती है उसके ऊपर जो है वो आपको उसका जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, साथ एक ये भी शर्त है, डिसीजन को जो आप जो है वो एक्सेप्ट इसलिए करेंगे अगर अगर वो मेजॉरिटी वोट के साथ एक्सेप्ट हो, लाइक अगर मेजॉरिटी वो लोग कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर उसकी फेवर में बात होती है या डिसफेवर में होती है, तो आप उसको जो है वो या उसको स्पेसिफाइड जितने वोट्स चाहिए उस बात को अगर वो उसको मिल जाते हैं, तो देन आपको भी उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है जी। नेक्स्ट 5 पॉइंट कह रहा है, पेज नंबर 272 के ऊपर 5 पॉइंट है, सॉरी, मेंबर्स एब्सेंट फ्रॉम अ हाउस शैल नॉट बी अलाउड टू वोट। जी, तो अगर कोई मेंबर जो कि एब्सेंट है हाउस की जो प्रोसीडिंग है कार्रवाई के हवाले से, अगर उस मौजूद नहीं है हाउस के अंदर, तो उसके पास ये इख्तियारात नहीं है कि वो वोट कास्ट कर सके, बशर्ते वो मेंबर है पार्लियामेंट का, सेनेट का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, किसी का भी दोनों में से एक का पार्लियामेंट मेंबर भी है, उसके बावजूद उसके पास ये हक नहीं है, राइट नहीं है कि वो वोट कास्ट कर सके अगर वो एब्सेंट है, वट एवर किसी भी रीजन की वजह से है, चाहे वो पर्सनली एब्सेंट है, चाहे वो इल है, बीमार है, कोई डिजीज की वजह से एब्सेंट है, चाहे वो हॉलीडेज पे गया, वो उस कार्रवाई के हवाले से वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकता, उसके लिए जरूरी है कि वो अटेंड करे या उसका होना जरूरी है, अदरवाइज ही इज नॉट एबल टू कास्ट एनी वोट
about regarding any proceeding. आगे स्टूडेंट्स ये प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट है 273 के ऊपर, इसको आप रहने दीजिए, इसको काट दें, इसको छोड़ दें। और आगे नीचे रिम्यूनरेशन ऑफ मेंबर्स, इसको भी रहने दें। पेज नेक्स्ट पेज पे आ जाए, क्लर्क एंड सेनेट हाउस रिप्रेजेंटेटिव। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 275 पेज पे आ जाए, 275 पेज नंबर 275, चैप्टर नंबर 5, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। होपफुली आप आगे होंगे। 275 पेज नंबर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 5। जी मिस्टर पढ़ रहा हूं। एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। The power of Parliament to make laws shall be exercised by bills passed by both houses in the cases mentioned in Article 68, the House of Representatives, and except and otherwise provided in this article assented to by the Yang Di Patton Agong। जी अच्छा, अब वो एक्सरसाइज के हवाले से बात। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या मतलब? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब स्टूडेंट्स के जो कानून साजी का क्या प्रोसीजर है इसका, ठीक है। क्या तरीका कार है कानून साजी का, चैप्टर नंबर 5 में कह रहा है। वो कह रहा है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ शैल बी एक्सरसाइज बाय बिल पास। जब तक बिल पास नहीं होता, जैसे बिल पास हो जाएगा तो वो अपनी जो पार्लियामेंट जो भी लॉ उसको पास किया है उसको एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि वो फंक्शनल तब होगा जब तक दोनों हाउसेस से जो है वो पास ना हो जाए। एंड देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और वो मंजूर ना कर लिया गया हो यांग डी पटवान अगोंग के हवाले से। जो किंग है, पहले दोनों हाउसेस से पास होने के बाद जो है फिर वो मंजूरी के लिए किसके पास जाएगा? किंग के पास जाएगा। और किंग जो है जब उसको असेंटेड कर देंगे, मंजूर कर लेंगे, देन वो जो है बिल, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बिल जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो फंक्शनल हो जाएगा, यानी कि वो लागू हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, अवाम के अंदर, ठीक है। 2 पॉइंट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 68, बिल में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस। हाँ जी, वो कह रहा है जो बिल है वो किसी हाउस से निकला हो, किसी एक हाउस से निकला हो, शर्त ये भी है। व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड, 3 पॉइंट पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 275 पे। When a bill has been passed by the house in which it originated, it shall be sent to other houses, and it shall be presented to the Yang Di Patwan Agong for his assent. When it has been passed by the other houses and agreement has been reached between the two houses on any amendments made in it, or when it is required to be so presented under Article 68। जी, अब वो कह रहा है जी कि जब बिल पास किया जाता है, बिल पार्लियामेंट में लेके आए, उसको डिस्कस किया, देन दोनों हाउसेस या जहां जहां से उसने पास होना उसको पास करवाया। जब तमाम लोग मुतफिका तौर पे उस बिल के ऊपर एग्री होंगे दोनों हाउसेस और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद उसने ये भी लिखा है कि जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि ये जो बिल है इसको मंजूरी के लिए आपके पास भेजा जाता है, जो किंग है उनके पास भेजा जाता है। वो जब इसको असेंट करते हैं, मंजूर करते हैं, देन जो है वो बिल उसके ऊपर उसको लागू कर दिया जाता है। अमेंडमेंट से मुराद होता है कोई भी तरमीम करना, लाइक हम लोग देखे पार्लियामेंट में किसी भी हवाले से बहस होती है, कोई बिल आता है, एक होता है बिल लेकर आना, कोई एग्जिस्टेड नॉलेज को आगे उसको चेंज करना, एक होता है नई चीज को इम्प्लीमेंट करवाना, नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाना। तो इसमें फर्क है, आगे थोड़ा सी हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा बिल जो कि ऑलरेडी आपके पास कोई बात, आपके पास कोई कानून जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, आप उसमें तरमीम करते हैं, उसका क्या रूल है, और अगर कोई नया कानून लाना है तो उसके लिए किसकी जो है वो मंजूरी की जरूरत होती है, किस किस इदारे की, ठीक है। अभी फिलहाल आगे 4th पॉइंट में कह रहा था Yang Di Patwan Agong shall within 30 days after the bill is presented to him assent to the bill by causing the public seal to be affixed thereto। जी, 4th पॉइंट में कह रहा है कि The Yang Di Patwan Agong shall within 30 days के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर जो भी बिल किंग को भेजा गया है पास होने के लिए, मंजूरी के लिए, वो 30 डेज के अंदर अंदर जो है उसको पास करेंगे ताकि अवामी मोहर को चस्पा करके उसको उसका सबब बन सके, ठीक है, अवाम के आगे उसको पेश किया जा सके 30 डेज के अंदर अंदर। इफ
मोर देन 30 डेज लगते हैं, देन क्या होता है, आगे अगले पेज पे आप देखेंगे कि 30 डेज से एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या होता है। 276 पेज पे आ जाइए, 276 सफा नंबर पे। जी, if a bill is not assented to by the Yang di Pertuan Agong within the time specified in clauses 4, it shall become law at the expiration of time specified in that clause in the like manner as if he had assented thereto. जी, अब ये कह रहा है अगर बिल जो है वो यांग डी पर्टुआन अगोंग को जो भेजा गया है वो जो स्पेसिफाइड टाइम है विद इन टाइम था, जैसे हमने 30 डेज अभी डिस्कस किया, अगर 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो बिल पास नहीं होता, मंजूर नहीं होता, देन वो लॉ एट एक्सपायरेशन में चल जाएगा, यानी कि म्याद खत्म होने का कानून जिसको कह ले कि जो भी म्याद है वो खत्म हो जाएगा तो लॉ ऑफ एक्सपायरिंग तक चल जाएगा। हाँ, अगर उसके बाद भी वो कानून को मंजूर किया जाता है देन फिर भी वो कानून जो है वो इनवैलिड ही रहेगा, क्योंकि जो उसकी डेट थी, जो उसकी जो उसको ऑथेंटिक करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिट थी 30 डेज, उसको एक्सीड कर दिया है तो वो जो है वो बिल एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे 5th पॉइंट, आज स्टूडेंट्स की तादाद क्यों इतनी कम है? 10-11 आप लोग आए सारे। जो ऑनलाइन तो क्लास लेने के लिए जो है वो आया करे, चले आने का तो समझ आता है कि सर मुश्किल हो जाता है, और आजकल कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे घर नेट नहीं होता। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केस है, यानी कि गांव में है, हालांकि अब तो गांव में भी नेट अवेलेबल है हर जगह, लेकिन कहीं कहीं सिग्नल का इशू हो जाता है, तो आप थोड़ी सी एफर्ट करें कि जहाँ पे सिग्नल आते हैं, अगर आप गांव में भी रहते हैं जहाँ पे सिग्नल नहीं आते, तो आप कोशिश करें जब आपकी क्लास का टाइम है किसी ऐसी जगह पे आ जाए, गांव के किसी ऐसे कोने में आ जाए जहाँ पे थोड़ी देर आपके सिग्नल आते हैं, घर से जरा बाहर निकल आए, कोई बात नहीं स्टडी के लिए आप इधर भी इतनी दूर आते थे तो चले, अगर गांव के अंदर या जहाँ भी आपका इलाका है, जो भी आपका शहर है, कॉलोनी है, वहां पे आप रहते हैं और उसके इर्द गिर्द कहीं पे सिग्नल अच्छे आते हैं तो वहां पे आके थोड़ी देर के लिए क्लास ले लिया करें। आज ये जो स्टूडेंट्स ये बहाना करते हैं कि नेट हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करें आप जो है ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ पे नेट अवेलेबल हो, ताकि आप क्लासेस ले सके। आप इन चक्करों में मत रहिएगा कि वो रिकॉर्ड लेक्चर ले लेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो उसका और जो है वो तरीका कार होता है, और जो आप सुनी बातें उसका और आपको समझ लगता है, तो कोशिश करें क्लासेस लें। 10-11 इससे ज़्यादा तो आप लोग क्लास में आ जाते हैं, कोशिश करें आप ज़्यादा आए। 11 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स मेरे पास आज सिर्फ सॉरी, पता नहीं कौन सी ये जो है वो थोड़ी सी कोई चीज खा लेते हैं उसके बाद कोई बॉटल पी ले तो खांसी लग जाती है, मौसम की वजह से अजीब सही वेदर है, क्योंकि आजकल कोई खांसी मिले तो बंदा टेंशन में आ जाता है, ऐसे कोरोना तो नहीं हो गया तो इस हवाले से जो है बज़ाहिर हल्की हल्की गला सूखने की वजह से मुझे भी लग रही है, तो टेंशन ना लीजिएगा। अच्छा जी, 5th पॉइंट है जी, पेज नंबर 276, 5th पॉइंट, a bill shall become law on being assented to by the Yang di Patwagong or as provided in clause, but no law shall come into force until it has been published without prejudice, however, to the power of parliament to the postpone the operation of any law to make laws with the retrospective effect। जी, अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी बिल जो मंजूर हो जाए, मंजूर हो गया हो हाउस ऑफ पार्लियामेंट से भी हाउसेस से भी, और जो यांग डी पटवान जो किंग है उसने भी इसकी मंजूरी दे दी गई हो, लेकिन अनटिल वो जो लॉ है मंजूर करने के बाद उसको पब्लिश करे विदाउट एनी प्रेजुडिस, यानी कि किसी भी तासुब पसंदी के बगैर, लाइक उसमें किसी ऐसा बिल ना हो जिससे किसी मजहब की, किसी कौम की, कोई रहने वाले अकलीती जमातों की जो है वो दिल आजारी हो,
लाइक किसी भी तासुब पसंदी के बगैर वो एनी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर वो बिल जो है वो पास हुआ, वो अमेंडमेंट हुई हो, तो उसके बगैर अगर ऐसा होता है कि अगर वो बिल जो पास हुआ है वो कोई भी जो वहाँ की मलेशियन पीपल है उनकी हवाले से, किसी भी अकलीती जमात के हवाले से अगर उनको कोई हर्ट होता है, कोई ऐसा उसमें मवाद होता है, तो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी जो लॉ है उसको दोबारा से पोस्टपोन कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है उसको डिसओन कर सकती है, उसको रोक सकती है। बेशक ये कि उसको पास कर दिया गया है किंग के हवाले से, और उसको प्रूव कर दिया गया, उसकी मंजूरी होगी, उसको लागू कर दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो उसको जब चाहे पोस्टपोन कर सकता है उस ऑपरेशन को। जब लॉ पब्लिश होगा तो क्या होगा तमाम लोगों के लिए। देखिए, जब भी कोई पार्लियामेंट के अंदर लॉ आता है तो उसमें हम ये कहते हैं कि मुश्तरका फैसला हो और अवाम की बेहतरी के लिए हो, देन हम उसको ओके करते हैं। तो आप ये देखते हैं कि उसमें पार्लियामेंट के अंदर जो आपके बिल पास होते हैं उसमें यही बात की जाती है, अवाम से इसको ये फायदा होगा, सूबे को उसमें ये फायदा हो जाएगा, मुल्क को इससे ये फायदा हो जाएगा। तो उसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जो किसी भी मजहब के हवाले से उसकी जो है वो नफी करती हो। तो अगर ऐसा होगा तो वो उस ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, अगर अदरवाइज वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 है जी। एक मिनट जरा नेट को ठीक कर ले, नेट कह रहा है कि हम जी। चलिए इसको 5 पॉइंट तक ही कर लें, ये 5 पॉइंट तक ही देने दे, आगे जो है इसको ब्रेक लगा दे। ये 5 पॉइंट ही इसके रहने दे, ठीक है। 276 पेज के 5 पॉइंट तक ही कर ले। अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूं, इधर 5 मिनट लिखे आ रहे हैं कि 5 मिनट्स से 7 मिनट्स रिमेनिंग, तो मैं अटेंडेंस लगा दूं, उसके बाद फिर आपकी डिस्कनेक्ट हो सकती है कॉल। अमीर हमजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जरा अटेंडेंस अपनी बोल लीजिए सारे। जी, अमीर हमजा, यस सर। अनीला, फैजान, प्रेजेंट सर। अंजुम, हुसनैन अहमद, प्रेजेंट सर। हमजा, हेलो। जी जी, हमजा, हुसनैन अहमद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ठीक है। राना मीन आलम, शमूना, प्रेजेंट सर। वसीम खान, प्रेजेंट। अड़ी हुसैन नवाज, तो सर बाद आ जी जी, आ रही। प्रेजेंट।
L San was 87. जी वसीम आया वसीम? जी सर आया हुआ है वो। Yes, sir. अच्छा चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। सर उसने मेरी लगा दी। जी स्नैन आपकी भी लगा दी यार। सर जी मेरी लग गई है। स्क्रीनशॉट चाहिए जी। मैं अंजुम बोल रहा हूँ सर जी, मैं जरा लेट अंजुम बोला था। आपकी भी लगा दी है, आपकी भी लगा दी है, लेकिन लगा दी है, आपकी भी लगा दी है। सर मेरी लगा दी है वसीम की। जी वसीम आपकी भी लगा दी। कुछ हम सारे ओके अल्लाह हाफिज।